नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी में पूछे गए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आप 67वीं, 66वीं, 65वीं और 63वीं, 62वीं इन सभी बीपीएससी में पूछे गए मैथ के कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे जो है प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट होगा, वहां से आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज करा दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यहां पर दो तरह के नल है। हम मान लेंगे कि एक नल ए है, दूसरा नल बी है। एक नल जो है 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल जो है 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले नल के लिए हम माइनस में लिख दे रहे हैं ताकि पता चले ये खाली करने वाला है। अब हमें पानी की टंकी की क्षमता निकालनी है, कितना लीटर उसमें पानी आता है। तो इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वह क्षमता होगा, कुल क्षमता। 3 चौका 12 एलसीएम आया, यानी कि टंकी में 12 लीटर 12 यूनिट पानी आएगा। नल ए जो है 3 घंटे में यह 12 लीटर पानी भर देता है। 3 घंटे में भर सकता है, इसका मतलब है कि 3 घंटे में 12 लीटर पानी भर सकता है। नल बी जो है 4 घंटे में यही 12 लीटर पानी को खाली कर देता है। तो 1 घंटे में हम लोग बात करें तो 1 घंटे में नल ए कितना भरेगा, 3 चौका 12, यानी कि 4 लीटर नल ए डालेगा और 1 घंटे में नल बी 3 लीटर पानी निकालेगा। 1 घंटे में नल ए 4 लीटर पानी डाल रहा है, नल बी 3 लीटर निकाल रहा है। हम माइनस में लिख देते हैं। इसका मतलब है प्रति घंटा मात्र जो है 1 लीटर पानी टंकी में जा रहा है, क्योंकि 4 लीटर डलाया ए के द्वारा और 3 लीटर निकल गया बी के द्वारा। इसका मतलब है कि मात्र 1 लीटर प्रति घंटे पानी टंकी में जा रहा है। तो अब जो है यहाँ पे कह रहा है कि टंकी 1/3 भरी हो। टंकी कितना भरा है, 1/3 भरी हो। तो दोनों नल एक साथ खोलने पर कितना समय लगेगा भरने में। तो टंकी में कितना पानी है, 1/3 भरा हुआ है। इसका मतलब है 12 का 1/3 करें हम तो 4 लीटर पानी ऑलरेडी है। 4 लीटर पानी टंकी में है, यानी कि 8 लीटर क्या है, टंकी खाली है, यानी 8 लीटर पानी भरना है। तो देख रहे हैं हम लोग कि प्रति घंटा दोनों नल जब चालू है तो 1 लीटर पानी जा रहा है। कितना पानी जा रहा है, 1 लीटर पानी भरा रहा है। तो 8 लीटर खाली है, तो कितना समय लगेगा भरने में, 8 घंटे। कितना समय लगेगा, 8 घंटे। इसलिए 8 घंटे समय लगेगा। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। टाइम एंड वर्क जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं। उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने के लिए सोहन कितना समय लेगा। यहाँ 2 लोग हैं, एक मोहन दूसरा सोहन। मोहन 25 दिन में काम पूरा कर सकता है जबकि सोहन 20 दिन। तो यहाँ काम निकालने के लिए
टोटल काम कितना है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 100। एलसीएम जो आया वह पूरा काम है, यानी कि टोटल काम जो है 100 यूनिट है। हम ये मान के चलते हैं कि 100 कुर्सी बनानी है, ठीक है। 100 कुर्सी बनाने में मोहन 25 दिन लगाता है, जबकि सोहन 20 दिन लगाता है। तो एक दिन में कितना कुर्सी बनेगा, एक दिन में मोहन 25 दिन में 100 बनाता है, 25 दिन में 100, तो एक दिन में कितना बनाता होगा, 4 कुर्सी। वहीं सोहन 20 दिन में 100, तो एक दिन में बनाता होगा ये 5 कुर्सी। दोनों जो है यहाँ पर 5 दिन के लिए एक साथ श्रम करते हैं, तब मोहन छोड़ देता है काम। इसका मतलब है 5 दिन में दोनों कितना बनाएंगे, एक दिन में 4 कुर्सी मोहन बनाएगा, एक दिन में 5 कुर्सी सोहन। दोनों मिलके जब काम करेंगे तो 9 कुर्सी बनेगा एक दिन में। तो 5 दिन में कितना कुर्सी बनेगा, 9 गुना 5 करेंगे, इसका मतलब है 45 कुर्सी 5 दिन में कंप्लीट हो गए हैं। शेष कुर्सी कितना बनाना है, शेष काम कितना करना है, वह कैसे निकलेगा, कुल काम में से 45 काम निकाल दीजिए, कुल काम में से 45 काम निकाल दीजिए, 45 कुर्सी बन चुका है। इसका मतलब है शेष बच गया 55। अब यह 55 कुर्सी बनाना है, वह कौन बनाएगा। 5 दिन बाद कौन छोड़ के चला गया, मोहन छोड़ के चला गया काम। मोहन अब चला जाता है तो बच गया कौन, सोहन। सोहन एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो 55 कुर्सी बनाने में उसको कितना दिन लगेगा, 11 दिन लगेगा। 5 से भाग करेंगे, इसलिए शेष काम सोहन कितना दिन में करेगा, 55 में भाग देंगे 5 से, 11 दिन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती है और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। 5 महिलाएं 10 बच्चे उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेंगे। तो हम लोग यहाँ पर टाइम नंबर का ट्रिक लगाएंगे, M1 D1 बराबर M2 D2। M1 D1 क्या है, यहाँ पर M1 मतलब कि मैन या मशीन होता है, D1 का मतलब जितने समय लिए, जितने घंटे लिए, जितने दिन लिए। M2 दूसरे ग्रुप में जितने आदमी हैं, जितने मशीन हैं, और दूसरे ग्रुप ने जितना समय लिया है, जितना दिन लिया है। तो हम लोग का सबसे पहला काम है कि कितनी महिलाएं जो है कितने बच्चे के बराबर काम करती हैं। तो पहला ग्रुप में दिया है 10 महिला है, हम लिखते हैं 10, W का मतलब है कि वुमेन, गुना दिन लेते हैं 7। दूसरे ग्रुप में 10 बच्चे हैं, 14 दिन लेते हैं, तो 10 बच्चों के लिए चाइल्ड लिखते हैं, C लिखते हैं, और दिन लेते हैं 14। तो यदि हम 10 से 10 कैंसिल करें, 7 से 2 बार में कैंसिल करें, इसका मतलब यहाँ पे मिल रहा है W बराबर 2C, यानी कि एक जो महिला है वह 2 बच्चों के बराबर काम कर रही है। या हम ऐसे निकाल दें, एक बच्चे का काम निकाल दें तो हो जाएगा W/2। इसका मतलब है कि एक बच्चा जो है आधा महिला के बराबर काम करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो दिया है 5 महिलाएं 10 बच्चे उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो 5 वुमेन प्लस 10 चाइल्ड, 5 महिला और 10 बच्चे कितना समय लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक में बदल देंगे, या तो सिर्फ महिलाओं को लगा दीजिए काम में, या सिर्फ बच्चों को, जो बच्चे हैं उसको महिला में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 5W बराबर 10। चाइल्ड के बदले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर एक बच्चा कितने के बराबर काम करता है, W/2, आधा महिला के बराबर। चाइल्ड के बदले लिख देंगे W/2। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 5, इसका मतलब आया 5 और 5 यानी कि 10 वुमेन। ये जो हमारी 10 महिलाएं आई हैं, इसका मतलब है कि 5 महिला और 10 बच्चों को हटा करके सिर्फ महिला को लगाते
बच्चों को हटा देते तो 10 महिला को जरूरत पड़ती। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 10 महिलाएं 7 दिन में पूरा करती है, तो 10 महिलाएं 7 दिन लेंगी। 10 महिलाएं क्वेश्चन में दे दिया 7 दिन, इसका आंसर 7 दिन होगा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की एक टंकी के तल में 2 छेद है ए और बी। केवल ए छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 30 मिनट में खाली होती है तथा बी छेद खोलने पर 20 मिनट में। यदि 10 मिनट तक दोनों छेद खोलकर बी बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी खाली होने में समय लगेगा। यहाँ पर 2 छेद है टंकी में ए और बी। ए जो है 30 मिनट में खाली कर सकता है और दूसरा 20 मिनट में। हम छेद को नल मान लेते हैं, नल ए 30 मिनट में खाली करता है जबकि बी 20 मिनट में। तो टंकी की क्षमता निकालनी हो तो यहाँ भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा 60 एलसीएम आया। इसका मतलब है कि क्षमता कितनी है उसकी टंकी की, 60 लीटर। अब जो है 60 लीटर खाली करने में ए 30 मिनट लगाता है, तो 1 मिनट में कितना खाली करता होगा, 1 मिनट में तो 2 लीटर, कितना 2 लीटर, और बी 3 लीटर। ठीक है, माइनस लिख देते हैं ताकि पता चले कि खाली हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 10 मिनट तक दोनों छेद खोलकर छेद बी बंद कर दिया जाए, तो दोनों 10 मिनट तक चले हैं, तो 10 मिनट में कितना पानी खाली होगा, 10 गुना 2 लीटर ए 3 लीटर बी यानी कि 5 लीटर, तो 50 लीटर खाली हो गया 10 मिनट में। ठीक है, तो शेष पानी कितना बचा उसमें, शेष पानी 60 लीटर कुल था, 50 लीटर खाली हो चुका है यानी कि 10 लीटर और बचा। और बी नल जो है यहाँ पे बंद कर दिया गया, तो ए नल कितना देर लगाएगा, ए नल जो है, ए नल 2 लीटर खाली कर रहा है तो 10 लीटर खाली करने में 5 मिनट और लेगा। तो शेष पानी ए कितना समय लेगा, 10/2 यानी कि 5 मिनट। कुल समय कितना लगा खाली करने में, तो पहले जो है 10 मिनट तक दोनों ने काम किया, 10 मिनट ने, और ए 5 मिनट काम किया। कुल समय 10 और 5 15 लगेगा। ठीक है, कुल समय कितना लगा, 10 मिनट दोनों ने साथ काम किया और ए अकेले 5 यानी कि 15 मिनट। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। 80 विद्यार्थियों के एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं, 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं न ही शतरंज। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। हम लोग सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक जो है कैरम खेलता है ग्रुप, दूसरा जो है शतरंज। अब ये मान लेते हैं कैरम वाले हैं और ये शतरंज वाले। यहां पर दिया है कुल 80 विद्यार्थी है। कुल कितने हैं, 80। इसको नोट कर देते हैं, कुल 80 है। 60 दिया है, 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, इसका मतलब है 60% कैरम में आवेंगे, और 45% शतरंज खेलते हैं। शतरंज में कितने हैं, 45%। अब इस वेन डायग्राम को ध्यान से समझेंगे। ये वाला जो भाग हुआ बीच वाला, ये जो है दोनों खेल खेलने वाले का है, कैरम भी और शतरंज भी। यहाँ पर जो है कैरम और शतरंज दोनों खेल खेलने वाले का संख्या हम लोग को नहीं पता है, तो वह हम मान लिए x। ये वाला जो दिया भाग, यह केवल कैरम का है, केवल कैरम का। और ये वाला जो भाग है ये केवल शतरंज, ये केवल कैरम का भाग है
और ये केवल शतरंज का भाग है। ठीक है, ये जो 60% कैरम दिया है इसका मतलब है कि इसमें से कुछ लोग शतरंज भी खेलते होंगे। ठीक है, अगर केवल कैरम दिया रहता तब हम केवल कैरम मानते, इसमें लिखते 60% को। ये जो 45% देख रहे हैं शतरंज खेलते हैं, इसका मतलब है कि इसमें से कुछ कैरम भी खेलते होंगे। केवल शतरंज दिया रहता तो हम इस पर लिखते, केवल शतरंज का ये भाग है। अब इसके बाद ध्यान से समझेंगे, 10% विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलते हैं। इसका मतलब है कि 90% ही ऐसे हैं विद्यार्थी जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं। 10% कुछ नहीं खेलते, यानी 90% ही खेलते हैं। अब जो है 60% में से भी कुछ लोग होंगे जो दोनों खेल खेलते हैं, और 45% में से भी कुछ लोग होंगे जो दोनों खेल खेलते हैं। तो 90% बराबर हो जाएगा 60% प्लस 45%, माइनस कर देंगे दोनों खेल खेलने वाले को x। ठीक है, तो ये हो गया 90% बराबर 5% माइनस x। x का वैल्यू जो आएगा 90 घटाने 15%। इसका मतलब है कि 15% जो है दोनों खेल खेलते हैं। दोनों खेल खेलने वाले 15% आए, उनको बीच में लिखेंगे। अब जो पूछ रहा है केवल शतरंज खेलने वाले की संख्या क्या है, तो केवल शतरंज वाला ये भाग है। हम शतरंज खेलने वालों में से यहाँ दिया हुआ है, उसमें से दोनों खेल खेलने वालों को घटा कर देंगे। इसका मतलब है 45 में से 15 घटाएंगे, यानी कि आ गया 30% जो है केवल शतरंज खेलते हैं। और केवल कैरम की बात पूछता, ये केवल कैरम, तो क्या करते हैं 60 में से 15 घटा देते तो आ जाता है ये, इसमें केवल कैरम में 45%। ठीक है, केवल शतरंज की बात पूछा हुआ है तो 30% आया। संख्या में कितना होगा ये, तो 80 का 30% निकालेंगे। कुल विद्यार्थी 80 है, उसका 30%, यानी कि 8 त्रिका 24 आएंगे केवल शतरंज वाले। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं केवल शतरंज, केवल शतरंज 80 विद्यार्थी का 30%, तो 24। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। 66% हिंदी, 59% इतिहास लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी। कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए? तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं दो विषय पढ़ने वाले हैं, एक है हिंदी और दूसरा है इतिहास। तो ये हम लिख देते हैं हिंदी और इतिहास दो विषय पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री। तो यहाँ हिंदी दिया है 66% और इतिहास 59, तो 66%, इतिहास 59%। ठीक है, ये वाला पार्ट अभी बताया आप लोगों को कि ये वाला दोनों पढ़ने वाले हैं, हिंदी भी और इतिहास भी। ये वाला भाग केवल हिंदी का है, ये वाला केवल इतिहास का है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों को जोड़ दिया जाए, 66 प्लस 59, 66% प्लस 59%, ये आ जाएगा 125%। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है 125% आ जा रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो दो विषय पढ़ने वाले हैं, 125% आ जा रहा है। तो 125% इसलिए आ रहा है क्योंकि 25% जो है वह दोनों विषय पढ़ते हैं। ठीक है, 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए संख्या। तो यहाँ पर जो है 25% जो है वह है दोनों विषय पढ़ने वाले। तो 25% दोनों विषय पढ़ने वाले हैं प्रतिशत में,
तो कह रहा संख्या कितनी है उम्मीदवारों की, तो यहाँ पर कुल संख्या 3000 है, उसका 25% दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, तो दोनों वाले संख्या कितने होंगे, दोनों विषय 3000 कुल संख्या है, उसका 25% निकालेंगे, यानी कि 750 आएगा। ठीक है, 750। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में है, 26 हॉकी टीम में है, 29 फुटबॉल टीम में है। तो इसका भी हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। 3 खेल खेलने वालों के लिए 3 वेन डायग्राम तैयार करना पड़ेगा। तो पहला जो है बास्केटबॉल खेलते हैं, दूसरा जो है हॉकी, तो ये हो गए हॉकी वाले, तीसरा जो खेल खेलते हैं फुटबॉल, ये हो गए फुटबॉल। अब यहाँ दिया है क्वेश्चन में पढ़ेंगे, 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी में, 21 बास्केटबॉल में, 26 हॉकी में, 26 हॉकी में तथा 29 फुटबॉल में है, 29 फुटबॉल में। यहाँ पर ये वाला जो बीच में जो है, जो तीनों डायग्राम में शामिल है, तीनों वेन डायग्राम में शामिल है, वह तीनों खेल खेलने वालों का है। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो कि बास्केटबॉल और हॉकी में शामिल है, तो बास्केटबॉल और हॉकी खेलने वालों का है। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं जो कि बास्केटबॉल और फुटबॉल में शामिल है, तो यह फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वालों का। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, यह है फुटबॉल और हॉकी खेलने वालों का। ठीक है, तो तीनों खेल खेलने वालों का हम संख्या 8 पहले लिख दिए। चौदह हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, मतलब इस पार्ट में, जिसमें से 8 तीनों में शामिल है। तो 14 में से 8 घटाएंगे, इसका मतलब है कि 6 जो है वह इसमें आएंगे। ठीक है, 6 जो है दोनों खेल खेलने वाले में आएंगे। 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते थे, जिसमें से 8 तो तीनों में शामिल है, इसलिए 6 जो है आपका बास्केटबॉल और हॉकी में आएंगे। अगला लाइन दिया है, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो ये वाला है। तो 12 में से 8 तो तीनों खेल खेलते हैं, तो 12 में से 8 आ गया, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दिया है 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो 15 में से 8 यहाँ पे शामिल है, तो 7 आएंगे जो कि यहाँ पर लिखेंगे। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, केवल फुटबॉल का ये वाला है, केवल फुटबॉल, केवल हॉकी ये वाला, केवल बास्केटबॉल ये। तो केवल फुटबॉल खेलने वालों के लिए क्या करेंगे, ये 3 खेल खेलने वाले, ये 2 खेल खेलने वालों को घटा देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं आप केवल फुटबॉल, केवल फुटबॉल, तो 29 माइनस 2 खेल खेलने वाले, 3 खेल खेलने वाले और फिर 2 खेल खेलने वाले, तो ये आप घटाएंगे, तो 19 घटाएंगे तो आएगा 10, यानी कि 10 ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। उसी तरह से सिर्फ हॉकी खेलने वालों के लिए आपको 26 में से घटाना पड़ेगा, ये 2 खेल खेलने वाले, 3 खेल खेलने वाले और फिर 2 खेल खेलने वाले। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समेशन का है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 बार बीपीएससी के पीटी में पूछा गया है। ये जो मान दिया है N1 से 15 तक,
n प्लस 1/3। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, n के बदले 1 से लेकर के 15 तक का सम है वो। तो लिख सकते हैं आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितना तक, 15 तक, ठीक है, 15 तक, प्लस 1/3 प्लस 1/3। ये कांस्टेंट टर्म जो है 1/3 प्लस 1/3 कितने बार ऐड होगा, ये भी ऐड होगा 15 टाइम, 15 बार, ठीक है, 15 टाइम। अब जो है 1 से लेकर 15 तक का योग जो आप निकाल सकते हैं वह n प्राकृत संख्याओं के सम से, n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n के जगह पे यहाँ पर है आपका 15 इंटू 15 प्लस 1 हो जाएगा 16, बाई में 2 कीजिएगा तो ये हो गया 15 8 120। 120 आ रहा है किसका सम, 1 से लेकर 15 तक। तो 1 से लेकर के 15 तक हो गया 120, प्लस ये जो है आपका 1/3 प्लस 1/3 15 बार जोड़ना है। इसका मतलब है 1/3 इंटू 15 कर दीजिए, ये हो गया 5, यानी कि 120 प्लस 5 करेंगे 125 इसका आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम तरह का क्वेश्चन है जो कि 64वीं में पूछा गया है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, n के बदले यहाँ पर दिया है 1 से लेकर के 10 तक, तो n का वैल्यू 1 से 10 तक रखेंगे। 2 इंटू 1 2 होगा, प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस n का मान जब 10 रखेंगे तो 20 होगा, प्लस में 1/2 प्लस 1/2 प्लस कितना बार, 10 टाइम, ठीक है, 10th बार। अब जो है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 डॉट 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 10 आ जाएगा, प्लस में इधर का हम ऐड करें तो 1/2 इंटू कितना बार, 10 बार कर सकते हैं, 10 बार जोड़ना है तो ये आ गया 5। अब जो है यह n प्राकृत संख्याओं का योग है 1 से लेकर के 10 तक, तो कितना आएगा, ये n इंटू n प्लस 1 बाई में 2 करके निकाल सकते हैं। n कहाँ पे 10 गुना 10 प्लस 1 11 बटा में 2, ये आ गया 55, 11 × 5 = 55। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2 गुणा 55 आया, प्लस में इधर में 5 आया था, तो ये हो जाएगा 110 प्लस 5 यानी कि 115 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, 6वीं बीपीएससी में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको एनसीआर का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल n बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए तो आपको बता देते हैं कि फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। यदि आपको फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकालना रहे तो होगा इसका मान 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। ये हो गया फैक्टोरियल 4 का मान। ऐसे किसी का भी फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल 5 के बदले लिखाएगा फैक्टोरियल 5 का 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिख सकते हैं 2nc3 बाई में है ये nc2 बराबर लिख सकते हैं 44/3, अनुपात में दिया हुआ है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग फैक्टोरियल n की जगह पे 2n है, बाई में फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि 2n माइनस 3 है, इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल r की जगह पे। अब हम क्या किए हैं, इस फॉर्मूला पर
तोड़ दिए हैं इनको, ठीक है। बटा NC2 इसको भी फैक्टोरियल में तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल n बाई n-2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 बराबर में इधर दिया है 44/3। अब इन फैक्टोरियल्स को तोड़ेंगे कैसे? मान लीजिए फैक्टोरियल 4 को तोड़े तो इस तरह से लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 2। अब जो काम है कि इन फैक्टोरियल्स को तोड़े कैसे, यहां पर जो 4 फैक्टोरियल का मान है इस तरह लिखे हैं, उसको आप इस तरह भी लिख सकते थे 4 - 0 गुना 4 - 1 गुना 4 - 2 गुना 4 - 3, ठीक है। इस तरह से भी लिखा जा सकता था। सेम उसी तरह हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो फैक्टोरियल 2n को कहाँ तक तोड़ेंगे? 2n - 3 तक, क्योंकि 2n - 3 नीचे है, वह कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आइए इसको तोड़ते हैं। 2n - 0 इसका मतलब है 2n होगा, इंटू 2n - 1 2n - 2 इंटू फैक्टोरियल में 2n - 3 फैक्टोरियल यहाँ पर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि नीचे भी है 2n - 3 फैक्टोरियल, उससे कैंसिल करने के लिए, ठीक है। बाई करेंगे, क्या है 2n - 3 नीचे में है फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3 का मान जो है होगा 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 3 गुना 2 गुना 1। अब यहाँ पर जो है ये मान जो दिया है इसको हम ऊपर में लिख देते हैं पलट के, ठीक है। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो लिखा जाएगा ये n - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 बाई में होगा। अब इस n फैक्टोरियल का मान निकाल देंगे। फैक्टोरियल n इंटू n - 1 इंटू n - 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे और ऊपर वाला सेम कैंसिल हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, इधर बराबर है 44/3 के लिख देंगे। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे। देखिए 2n - 3 2n - 3 कैंसिल होगा, यहाँ पर n - 2 कैंसिल हो गया। ये जो है आपका 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिए, और ये 3 से इस 3 को कैंसिल कर देते हैं, इधर वाला बराबर के इस साइड। अब जो है एक और चीज़ कैंसिल हो रहा है, इस n से हम इस n को भी कैंसिल कर देंगे। और ये जो देख रहे हैं 2n - 2, यहाँ पर 2 अधिक कॉमन ले लें हम लोग, तो क्या बचेगा n - 1 बचेगा। इस n - 1 को हम लोग यहाँ के n - 1 से कैंसिल कर देंगे, n - 1 से n - 1 कैंसिल, तो ये n - 1 और ये n - 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच किया गया है, ये 2 बचा, ये वाला 2 बचा है और ये वाला बच गया। तो अभी भी कैंसिल हम कर सकते हैं इस 2 से। फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, ये 22 बार में, और इस 2 से हम काटेंगे तो 11 बार में कैंसिल होगा। इसका मतलब इस साइड हमारा सिर्फ 11 बचा है, इधर 2n - 1 बचा। तो 2n - 1 बराबर हो गया 11 के, तो n बराबर हो जाएगा 12/2 के। हम कैंसिल करें यदि तो आ गया n का वैल्यू 6, n बराबर 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल लगा होगा आपको फैक्टोरियल तोड़ने के मामले में, ठीक है। 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप बिल्कुल कर पाएंगे। तो यह क्वेश्चन आपको थोड़ा सा जटिल लगा होगा फैक्टोरियल तोड़ने के मामले में। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब बना पाएंगे। चार बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम मां की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है।
माँ की आयु ज्ञात करें। तो यहां दिया है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष, तो 4 बहनों की कुल आयु क्या हो जाएगी? 4 बहनों की कुल आयु, 4 लोग हैं और औसत दिया है 7, यानी कि 28 वर्ष कुल आयु होगी। ठीक है, अब दिया है कि माँ की आयु जोड़ देने पर औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि माँ भी जुड़ गई तब 5 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 5 लोगों की कुल आयु कितना होगा? ये 5 गुना औसत 6 बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि पहले औसत आयु 7 था, अब 6 बढ़ गया, यानी कि 6 और 7 13, तो औसत आयु 13 वर्ष हो गया। तो 13 पचे 65। अब जो है 5 लोगों की ये कुल आयु है और यह 4 लोगों की कुल आयु, तो यह 65 वर्ष जो आया, माँ की उम्र जुड़ा तभी तो 65 आया। तो हम क्या करेंगे? माँ की उम्र के लिए इस 5 लोगों की आयु में से 4 लोगों की कुल आयु को घटा देंगे। ठीक है, तो माँ की आयु निकल जाएगी। माँ की आयु बराबर 65 माइनस 28, कितना आएगा? ये 7, यानी कि 37 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? यहां पर देखेंगे 342 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, लेकिन जब हम 19 से भाग देंगे तो 47 शेष तो नहीं बचेगा, और भाग लग सकता है। तो इस 47 में 19 से और भाग लग सकता है, तो भाग कितना पर लगे? 19 दूना 38, यानी कि 9 आया, 9 शेष बचेगा। 19 से जब भाग देंगे तो कितना बचेगा? 9 शेष। ठीक है, तो साथियों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी का जो क्वेश्चन बच गया है उसको अगले वीडियो में लेके आऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सबकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।